हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आज हम सोशलॉजी में सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सामाजिक संरचना, इसका सामाजिक संरचना किस प्रकार बनती है, समाज की संरचना को हम कैसे देख सकते हैं। और वैसे तो हमको समाज की संरचना दिखाई नहीं देती, लेकिन हम को समाज की संरचना समझनी पड़ेगी, फील करनी पड़ेगी। उस हिसाब से हम सामाजिक संरचना को पढ़ेंगे। सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले हमको ये वर्ड, ये अवधारणा प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी जो हर्बर्ट स्पेंसर की बुक थी उसमें देखने को मिलता है। ये समाजशास्त्र की फर्स्ट बुक है। संरचना क्या है? संरचना एक, जैसे हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक मकान का स्ट्रक्चर, एक भवन का स्ट्रक्चर होता है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है कि है ना, उसमें ईंटों के सहयोग से, हम कंक्रीट ईंटों के सहयोग से आपस में जुड़ी होती है। इस प्रकार समाज में भी बहुत सारे अंग होते हैं जो समाज को आपस में जोड़े रखते हैं। इस प्रकार संरचना मनुष्य के अंगों जैसी है। जैसे मनुष्य के अंग होते हैं हाथ, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर आदि होते हैं, उसी प्रकार समाज में भी संरचना पाई जाती है। संरचना को देखें तो समाज में संरचना, रेडक्लिफ, ब्राउन और नार्डेल ने संरचना को मूर्त माना है और पार्सन्स, मर्टन आदि ने संरचना को अमूर्त माना है। मूर्त का तात्पर्य कि रेडक्लिफ, ब्राउन का मानना था कि संरचना का फर्स्ट अंग होता है व्यक्ति, व्यक्तियों से मिलकर समाज का समूह बनता है, समूह से संस्थाएं, मूल्य, मानदंड आदि, परिस्थितियां, भूमिकाएं आदि बनती हैं, जिससे समाज की संरचना का निर्माण होता है। इस प्रकार रेडक्लिफ, ब्राउन और नार्डेल ने संरचना को मूर्त माना है। उन्होंने व्यक्ति को संरचना का एक प्रमुख अंग माना है, व्यक्ति को, मनुष्य को माना है। स्ट्रक्चर अंग्रेजी वर्ड से बना है जिसका अर्थ है भवन। जैसे भवन में स्ट्रक्चर बने होते हैं, वैसे समाज का भी अपना स्ट्रक्चर होता है। हर किसी कम्युनिटी का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके अपने रूल्स, वैल्यूज होते हैं। उसी प्रकार हर समाज में अपना एक स्ट्रक्चर होता है। इस प्रकार देख सकते हैं। इसकी परिभाषाओं में देखें तो कार्ल मैनहीम ने बताया कि संरचना क्रिया में निहित सामग्री शक्तियों का जाल है, कि सामाजिक क्रिया, जो व्यक्ति को पद मिलता है उनके थ्रू वो जो क्रिया करता है, उसकी सामाजिक शक्तियों का जाल है। वही रेडक्लिफ, ब्राउन ने जैसे कि मनुष्य को माना है कि उन्होंने बताया कि संरचना का अंग स्वयं मनुष्य है, संस्था द्वारा परिभाषित नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की व्यवस्था है। संरचना क्या है? मनुष्यों का, मनुष्य उसका अंग है संरचना का, और उनके थ्रू वो संस्था बनती है, संस्था से संबंधों का निर्माण होता है। इस प्रकार संरचना आपस में बनती है। गिटिस ने कहा था कि संरचना क्रिया की अविरल धारा है। क्रिया को इम्पोर्टेंट माना है। जब व्यक्ति कोई मूवमेंट करता है तो वो आपस में इंटरेक्शन करता है, संबंध बनते हैं, रूल्स, वैल्यूज बनते हैं। इस प्रकार समाज की एक सोसाइटी, एक कल्चर बनता है, जिससे समाज का एक स्ट्रक्चर बनता है। इस प्रकार क्रिया को इम्पोर्टेंट माना है। वहीं पार्सन्स ने बताया कि संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमान, समूह द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रम बनता है। यानी उसने कार्यों और उसके पदों में जो व्यक्ति जो ग्रहण करता है, उससे संस्था, एजेंसी और सामाजिक प्रतिमान बनता है। ये सारे संरचना का निर्माण करते हैं। संरचना की विशेषता देखें तो विभिन्न इकाइयों के योग से संरचना बनती है। कोई एक चीज़ संरचना को नहीं बना सकती। जैसे कि एक ईंट से पूरा मकान खड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार बहुत सारी ईंटों का यूज करना पड़ता है। उसी प्रकार एक रूल्स और एक रेगुलेशन से पूरा समाज नहीं बनता। समाज में हर इमोशन के साथ साथ अलग अलग रूल्स, अलग अलग संस्कृति, अलग प्रतिमान, अलग रीति रिवाज आदि बहुत सारी चीज़ों से एक संरचना बनती है। संरचना बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। समाज के हमको जो समाज दिखाई देता है वो हम कैसे जान सकते हैं कि ये कैसा समाज है? हम उसके रीति रिवाज, संस्कृति से जान सकते हैं। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी में अलग स्ट्रक्चर है, विवाह का अलग स्ट्रक्चर है, मृत्यु का अलग स्ट्रक्चर है, कई किसी की मौत हो जाती है तो अलग स्ट्रक्चर का अलग नॉर्म्स यूज किए जा सकते हैं। वहीं मोमडन संस्कृति में अलग है, ईसाइयों में अलग कल्चर फॉलो होता है। इस प्रकार हम संरचना को बाह्य रूप से देख सकते हैं। खंडीय व्यवस्था है, ये अखंडीय व्यवस्था नहीं है। खंडीय व्यवस्था एक खंडों में बटी हुई है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर संरचना का निर्माण करती है। संरचना अमूर्त है, किसी ने अमूर्त भी माना है, लेकिन देखा जाए तो हम इसको महसूस कर सकते हैं, ना कि हम इसको छू सकते हैं। तो इस प्रकार ये अमूर्त व्यवस्था है।
ये उपसंरचना के योग का फलन है। कई उपसंरचना मिलकर एक संरचना बनाती हैं। इसमें विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि कई चीज़ें जरूरी नहीं हमारे लिए अच्छी हो, इसमें संरचना में कई चीज़ विघटन का कार्य करती है। जैसे कि धर्म को एक अच्छी मानवता की प्रेरणा देने के लिए या हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए धर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार इसमें कई विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। ये भाग्यवादी बना देता है इंसान को, ये ना नियमों पे चलने के लिए व्यक्ति को आलसी बना सकता है। इसके कई एक चीज़ के पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। स्थानीयता से प्रभावित होता है, जैसे कि वहाँ की स्थानीयता की विशेषता होगी उस प्रकार संरचना बनती चली जाएगी। जैसे कि जनजातियों में अपनी अलग संस्कृति होती है, जैसे गोंड नायर जातियों में मातृवंशी पाए जाते हैं, ना कि हम उत्तर भारत और पश्चिमी भारत की कंपैरिजन में मातृवंशी कहीं नहीं पाई जाती, क्योंकि वहाँ पे लेडीजों की इतनी चलती नहीं है। वहाँ की स्थानीयता को प्रभावित करती है संरचना। जैसे कि पूर्व में और महिलाओं के थ्रू ही परिवार का भरण पोषण होता है, लेकिन जहाँ पे पश्चिम समाज में देखें तो पुरुष पितृत्व सत्तात्मक पाया जाता है। ये एक सामाजिक प्रक्रिया की बात करता है। जैसे संरचना के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं, संघर्ष, सहयोग, कल्चर, संस्कृति, एक तरह से सामाजिक प्रक्रिया, एक तरह से एक क्रमबद्धता देखी गई है किसी भी चीज़ में। अब इसके तत्वों की बात करें तो पार्सन्स ने मुख्यतः रेडक्लिफ ब्राउन, जॉनसन, लाइटक्लियर ने इसकी तत्वों की बात की है। पार्सन्स ने नातेदारी, इसके तत्व में नातेदारी आ गई, धर्म आ गया और सत्ता, ये तीनों से संरचना बनती है। वहीं रेडक्लिफ ब्राउन ने अपना मत दिया है, उन्होंने कहा था नातेदारी, धर्म और आर्थिक संगठन से संरचना बनती है। जॉनसन ने माना है कि संरचना सामाजिक समूह, भूमिका, सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड से संरचना बनती है। लाइट और केलर ने संरचना में समूह को इम्पोर्टेंट दी है, परिस्थिति, भूमिका और संस्था। जैसे कि याद करने का मात्र ये कि जॉनसन, लाइट केलर ने कई चीज़ें सिमिलर बताई है। उन्होंने बताया सामाजिक समूह, वहीं लाइट केलर ने बताया समूह। भूमिका की बात जो लाइट केलर भी करते हैं। सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड जॉनसन करते हैं, वहीं परिस्थिति और संस्था की बात लाइट केलर करता है। इसके प्रकार देखिए संरचना के, मर्टन ने 2 प्रकार बताया, प्रकट संरचना, अप्रकट संरचना। प्रकट संरचना ये कि ऐसे एक स्टोरी के थ्रू समझाएं कि एक जनजाति है, होपी जनजाति, उसमें माना जाता है कि अगर वो बारिश नहीं आती तो पहाड़ों पे चढ़ के पत्थरों की वर्षा करते हैं, तो उसकी गर्जना से उनको ऐसा लगता है कि बारिश आ रही है। हालांकि होता उनके मत के अनुसार, उनके अनुसार कुछ होता होगा, लेकिन वो अपनी फीलिंग के थ्रू ये उनके लिए एक संस्कृति का काम करती है, तो ये उनके लिए प्रकट संरचना हुई। वहीं अप्रकट संरचना की बात करें तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की कम्युनिटी हाल, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, उनका मिलाव एक स्थान पर हो जाता है उस रिचुअल के थ्रू। क्योंकि वो ऐसे जब बारिश नहीं आती तो उनके इधर रिचुअल है कि पहाड़ों पे चढ़कर पत्थर फेंकना है, किसी एक दिन इकट्ठा होके पहाड़ों पे चढ़ के पत्थर फेंकना है उनको, कि हमको लगे कि ना वर्षा हो जाएगी, इससे वर्षा होने की संभावना बढ़ जाएगी। हालांकि ये कोई वैज्ञानिक रिचुअल नहीं है, ये उनकी अपना मत है। तो प्रकट तो ये कि वे एक साथ मिले और उन्होंने पत्थरों की वर्षा की, लेकिन अप्रकट संरचना में ये आ जाता है कि उनको अंदर एक साथ लोगों को कम्युनिटी देखने को मिलती है, लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं इसी के थ्रू। जैसे हमारे दिवाली का त्यौहार है, दिवाली में लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। नहीं तो आजकल इतनी भीड़ भाड़ वाली, आजकल इतनी बिजी लाइफ में किसको टाइम मिलता है किससे मिलने का। इसका प्रकट संरचना भी, किसी की प्रकट संरचना और अप्रकट संरचना दोनों की बात की गई है। मार्श ने अधोसंरचना, अधिसंरचना की बात की है। वहीं पीटर ब्राउन ने औपचारिक और अनौपचारिक संरचना की, ब्राउन ने वास्तविक और सामान्य संरचना की, जॉनसन ने प्रकार्यात्मक, अमूर्त और संरचनात्मक मूर्त संरचना की बात की है। प्रकार्यात्मक की जो व्यक्ति के कार्यों से डिफाइन किया जाता है, क्रियात्मक पक्ष को, जो अमूर्तता दिखाई देती है, और संरचनात्मक मूर्त जो व्यक्ति का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वहीं पार्सन्स ने मूल्यों की बात की है, अर्जित सामाजिक मूल्य, प्रदत्त सामाजिक मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य और विशिष्ट सामाजिक मूल्य, इस प्रकार मूल्यों की बात की गई है। इस प्रकार संरचना में हम अब परिस्थिति और भूमिका को पढ़ेंगे। हम परिस्थिति, स्टेटस की बात कर रहे हैं। ये शब्द सबसे पहले अरस्तु ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में इस शब्द का प्रयोग किया। बाद में राल्फ लिंटन ने इसका विस्तृत प्रयोग द स्टडी ऑफ मैन में 1920 में वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत किया। उनका मानना था कि कोई व्यवस्था विशेष में व्यक्ति को
समाज में जो स्थान प्राप्त होता है उसे परिस्थिति कहते हैं। यानी हर कोई व्यक्ति को एक परिस्थिति मिली होती है, तो उसके थ्रू वो अपनी भूमिका का अर्जन करता है। जैसे कि मेरी कई परिस्थिति हो सकती है। मैं एक टीचर हूँ, तो ये मेरे को किसी डिग्री के थ्रू ये मिला है। इस प्रकार परिस्थिति स्थान विशेष में व्यक्ति को परिस्थिति मिलती है, उसके अनुसार भूमिका निभाई जाती है। वहीं किंग्सले डेविस ने कहा था कि संस्थागत व्यवस्था में पद का प्रतिनिधित्व है जो जनरीतियों और रूढ़ियों द्वारा मान्य होता है। एक पद का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि डॉक्टर, उसको परिस्थिति मिली हुई होती है कि वो मरीजों की देखभाल करे, उसी के अनुसार जब वो उसको परिस्थिति मिली तभी तो वो भूमिका को निभाएगा। इस प्रकार परिस्थिति मिली होती है। परिस्थिति की विशेषता एक ही सापेक्षिक होती है, यानी हमेशा दूसरों के संदर्भ में निभाई जाती है। ये आवश्यकता को पूर्ति करती है। जो व्यक्ति को परिस्थिति तब दी जाती है जब उसको पद तब दिया जाता है जब उसकी आवश्यकता होती है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिस्थिति मिलती है। भूमिका से जुड़ी होती है। परिस्थिति भूमिका आपस में जुड़ी होती है। परिस्थिति मिलती है, भूमिका अपना कार्य करता है व्यक्ति। वहीं परिस्थिति से प्रतिष्ठा जुड़ी होती है कि व्यक्ति कुछ परिस्थिति उच्चतम होती है, कुछ निम्नतम होती है। जिनको उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है उनकी प्रतिष्ठा हाई होती है, और जिनको निम्न मिलती है उनकी थोड़ी लो प्रतिष्ठा होती है। ये स्थिरीकरण का कार्य करती है, समाज में स्ट्रेटिफिकेशन लाती है। कईयों को अधिक सुविधाएं मिलती है परिस्थिति से, कईयों को कम मिलती है। जिनको सुविधाएं और जिनको पद उच्चतम मिलता है उनका समाज में स्थान ऊँचा होता है। जैसे एक डॉक्टर, एक जज, उनका समाज में स्थान थोड़ा ऊंचा है। वहीं देखें तो मजदूर या कारीगर, कुछ जो 4th ग्रेड कर्मचारी है उनका थोड़ा निम्न स्थान है। इस प्रकार परिस्थिति की परिभाषा है। परिस्थिति के प्रकार देखें तो रॉल्फ लिंटन ने 3 प्रकार बताए हैं। प्रदत्त परिस्थिति जो जन्मजात प्राप्त होती है, अर्जित परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अर्जन करता है, और काल्पनिक परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी सोच के अनुसार निर्मित कर लेता है, जैसे संदर्भ समूह। सिंधी गोस्वामी ने बताया कि सामान्य और विशिष्ट। सामान्य परिस्थिति जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है, जैसे हम किसी के पिता, पुत्र, पुत्री आदि, और विशिष्ट जो हम वास्तविक क्षमता के अनुसार अपने कार्य के बल पर अर्जन करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील। प्रदत्त में 5 प्रकार। प्रदत्त में जन्म के आधार पर प्रदत्त को मान सकते हैं, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, आयु के आधार पर छोटा बड़ा, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति की शारीरिक विशेषता बदल नहीं सकती। वहीं प्रजाति के आधार पर कि व्यक्ति निग्रो है, नार्डिक है, उस हिसाब से उसकी प्रजाति उसके जन्म के वक्त ही डिफाइन की हो जाती है। अर्जित परिस्थिति जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार अर्जन करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, पैतृत्व माता पिता भी अपनी बच्चों को जन्म देते टाइम उनको पेरेंट्स बनना है नहीं बनना उनके ऊपर डिपेंड करता है। इस प्रकार पैतृक भी एक अर्जित परिस्थिति है। विवाह, हम किससे विवाह करना चाहते हैं, इस प्रकार विवाह भी अर्जित परिस्थिति है। अर्जित और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर ये कि प्रदत्त परिस्थिति जन्म के आधार पर डिफाइन की जाती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति जन्म के आधार पर डिफाइन नहीं की जा सकती। वही परिवर्तन के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति में परिवर्तन असंभव है और अर्जित परिस्थिति में परिवर्तन संभव है। अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति एक दूसरे के विरोधी है। अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपनी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति अपनी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति अपनी परिस्थिति में परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्रता नियमों के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, लेकिन अर्जित परिस्थिति में वो नियमों से बंधा होता है। वो अपने कार्यों को ढंग से करने के लिए नियमों से बंधा होता है। ऐच्छिक अनैच्छिक के आधार पर व्यक्ति प्रदत्त परिस्थिति अनैच्छिक होती है, वो इच्छा के अनुसार नहीं होती, लेकिन अर्जित परिस्थिति ऐच्छिक अनुसार होती है। हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी अर्जन कर सकते हैं। फिर कार्यात्मक आधार पर देखें तो अर्जित परिस्थिति प्रकार्यात्मक होती है, व्यक्ति अपने कार्यों के अनुसार उसको बदल सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति एक दूसरे के पूरक है। जैसे कि हमें प्रदत्त परिस्थिति की जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ अर्जित परिस्थिति का सहारा लेना पड़ता है कुछ आर्थिक क्रियाओं में। स्थिर और अस्थिर। प्रदत्त परिस्थिति स्थिर होती है, हम जिसके पुत्र हैं उसके रहेंगे, लेकिन अर्जित परिस्थिति में हम अपने प्रोफेशनल चेंज कर सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति बंद समाजों में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती थी, लेकिन मुक्त समाजों में अर्जित परिस्थिति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल अर्जित परिस्थिति का इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो गई है। सुरक्षा के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति में हमें सुरक्षा पूर्ण रूप से सुरक्षित
होती है, वो हमें अपने पेरेंट्सों के थ्रू हमें सुरक्षा मिलती है। लेकिन आदर्श परिस्थिति में हमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। हम अपने कार्यों के अनुसार ही अपनी थोड़ी सुरक्षा ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई सुरक्षा नहीं मिलती। वहीं इसकी अवधारणा देखें तो अवधारणा से पहले हम भूमिका की बात कर लेते हैं। भूमिका, जो व्यक्ति को पद मिलता है उसके अनुसार कार्य करने को भूमिका कहते हैं। भूमिका शब्द मिड ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था। इसका प्रयोग रॉल्फ लिंटन ने अपनी बुक द स्टडी ऑफ मैन ने 1920 में किया था। परिस्थिति का क्रियात्मक पक्ष ही भूमिका है, वह भूमिका का संस्थात्मक पक्ष परिस्थिति है। भूमिका हम दो रूपों में निभा सकते हैं कि व्यक्ति की आशाएं, किस प्रकार की आशाएं हैं हमारे साथ और हम आशाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं, इस प्रकार हम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी पूरे संपूर्ण जीवन में अपने कार्य को अच्छे से निभाते हुए भी पूर्ण रूप से आशाओं पर खड़े नहीं उतर सकता, क्योंकि हर किसी की भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सामाजिक परिस्थिति में भूमिका को दो प्रकार है, प्रदत्त भूमिका, अर्जित भूमिका। भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। वहीं इसकी परिभाषा देखें तो इलियट मेरिल ने भूमिका व्यक्ति का कार्य है जो व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुसार करता है। जिस व्यक्ति को परिस्थिति मिल जाती है उसके अनुसार वो कार्य कर लेता है। फेयरचाइल्ड ने व्यक्ति और समूह को अपेक्षित व्यवहार जो संस्कृति द्वारा परिभाषित है। किंग्सले डेविस ने कहा था कि व्यक्ति का कार्य जो परिस्थिति संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करता है। वहीं किम्बाल यंग ने बताया कि व्यक्ति जो कार्य करता है उसे भूमिका कहते हैं। रॉल्फ लिंटन ने बताया कि परिस्थिति धारण करने के बाद व्यक्ति जो कार्य करता है उसे पद की भूमिका कहते हैं। परिस्थिति धारण करने के बाद व्यक्ति जो कार्य करता है उसे पद की भूमिका कहते हैं। भूमिका की विशेषता ये कि व्यवहारों की संपूर्णता होती है। जैसे कि व्यक्ति अपनी लाइफ में जितने प्रकार के व्यवहार करता है वो संपूर्ण मिलाकर परिस्थिति का रोल प्ले करती है। भूमिका के साथ अधिकार सुविधा जुड़े होते हैं। जैसे व्यक्ति को पद मिलता है उसके अनुसार भूमिकाएं मिलती है, उसके साथ उसकी अधिकार सुविधाएं मिलती है। जिस प्रकार एक गवर्नमेंट सर्वेंट को जैसे IAS RS को पद मिलता है उसके अनुसार उसको भूमिका मिलती है, उसके अनुसार उसको सुविधाएं मिलती है। जैसे उसको अपनी बंगलो मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, उस प्रकार उसकी अधिकार सुविधाएं मिलती है। समान परिस्थिति होने के बाद भी व्यक्ति की भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक व्यक्ति हर कोई अपने माइंड से चलता है तो उसके भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसे सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, ये परिवर्तनशील होती है। व्यक्ति अगर अर्जित भूमिका में व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी भूमिका बदल सकता है। आशा और व्यवहार के अनुसार अंतर, व्यक्ति से कुछ आशा की जाती है कि वो इस प्रकार की भूमिका निभाएगा, लेकिन वास्तविक में वो अलग प्रकार की भूमिका निभाता है, उसके व्यवहार के अनुसार वो निभाता है। इस प्रकार अंतर देखा गया है। वहीं भूमिका के प्रकार में देखें तो लिंटन ने दो प्रकार की भूमिका बताई, अर्जित भूमिका और प्रदत्त भूमिका। प्रदत्त भूमिका वे होती है जो हमें जन्मजात प्राप्त होती है। जैसे कि हम किसी के पुत्र हैं तो हमें या पुत्री हैं तो हमें जिम्मेदारी मिलती है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। वहीं अर्जित भूमिका में हम अपने कार्यों के अनुसार अर्जन करने के बाद जो भूमिका निभाते हैं आर्थिक क्रियाओं में, उसे अर्जित भूमिका कहते हैं। प्रमुख भूमिका, सामान्य भूमिका। सामान्य भूमिका एक तरह से प्रदत्त परिस्थिति मिलती है और प्रमुख भूमिका एक तरह से अर्जित परिस्थिति मिलती है। नार्डेल ने संबंधात्मक और गैर संबंधात्मक भूमिका की बात की। न्यूकॉम ने अपेक्षित और वास्तविक भूमिका की बात की। अपेक्षित है कि हमसे आशा की जाती है कि हम इस प्रकार की भूमिकाओं का पूर्ण करें, लेकिन वास्तविक में हम कुछ और ही अपने हिसाब से भूमिकाओं का पूर्ण करते हैं। माइकल बेटन ने बताया कि बुनियादी, स्वतंत्र और सामान्य भूमिका, इन्होंने एक पैमाने की भी बात की है। वहीं मर्टन ने कुछ अवधारणा दी, भूमिका प्रतिमान समुच्चय, बहुविध भूमिका, भूमिका संकलन, भूमिका स्ववर्ती और भूमिका अनोन्य और पारस्परिकता। जैसे कि भूमिका प्रतिमान समुच्चय, एक व्यक्ति को एक परिस्थिति से जुड़ी हुई कई भूमिकाएं, एक व्यक्ति किसी परिस्थिति में कई प्रकार की भूमिका निभाता है। जैसे कि एक अध्यापक साथ साथ छात्रों के साथ साथ अभिभावकों के साथ साथ उसके और अध्यापकों के साथ साथ एक क्लब के मेंबर के साथ साथ, इस प्रकार एक परिस्थिति से जुड़ी हुई प्रमुख भूमिका है। इस प्रकार भूमिका प्रतिमान कहेंगे। बहुविध भूमिका का तात्पर्य कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक प्रकार की भूमिका निभाता है। जैसे कि पिता, पुत्र, पति, किसी ऑफिस का कर्मचारी, इस प्रकार की कई परिस्थितियों से जुड़ी हुई कई भूमिकाएं। भूमिका संकलन, व्यक्ति
व्यक्ति जब अपनी भूमिका स्ववर्ती व्यक्ति अपनी जो सबसे अच्छी उसकी जो अपनी इच्छा के अनुसार सबसे स्वीकृत भूमिका निभाता है उसे भूमिका स्ववर्ती कहते हैं। भूमिका अन्योन्य पारस्परिकता